कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है डीके शिव कुमार। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं डीके शिव कुमार को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक सबका ध्यान खींच लिया है। दावा किया गया है कि उनके मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी आज से करीब 20 साल पहले ही कर दी गई थी। ये भविष्यवाणी किसी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं बल्कि उनके करीबी ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु द्वारकनाथ ने की थी। अब जब कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हैं और शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं मजबूत मानी जा रही हैं, तभी पुरानी भविष्यवाणी फिर सुर्खियों में आ गई है। कांग्रेस के संकट मोचा कहे जाने वाले डीके शिव कुमार का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले शिव कुमार ने 4 दशक से ज्यादा समय तक संगठन और सत्ता दोनों में अपनी मजबूती पकड़ बनाई है। कई बार विधायक बने, मंत्री रहे और पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हुए, जहां कर्नाटक कांग्रेस को मजबूत करने में उनकी भूमिका को हमेशा अहम माना गया। ये वजह है कि जब भी राज्य की राजनीति में बड़े फैसलों की बात होती है, डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। अब चर्चा उस भविष्यवाणी की है जो आज राजनीति हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ज्योतिषाचार्य द्वारकनाथ गुरुजी का कहना है कि उन्होंने लगभग 40 साल पहले ही डीके शिव कुमार के भविष्य को देखकर कहा था कि एक दिन वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। गुरुजी के अनुसार उस समय शिव कुमार राजनीति में अपने शुरुआती दौर में थे, लेकिन उनकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति एक बड़े राजनीतिक नेतृत्व की ओर इशारा कर रही थी। गुरुजी का दावा है कि उन्होंने तभी कह दिया था कि युवा नेता भविष्य में राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। दिलचस्प बात यह है कि उस समय शायद ही किसी ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया हो, लेकिन जैसे जैसे डीके शिव कुमार का राजनीतिक कद बढ़ता गया वैसे वैसे ये दावा भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता गया। आज जब कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं और कांग्रेस के भीतर उन्हें अगला मुख्यमंत्री माना जा रहा है, तब गुरु जी की भविष्यवाणी फिर से सुर्खियों में आ गई है। डीके शिव कुमार को कांग्रेस सबसे बड़ा ट्रबल शूटर कहा जाता है। पार्टी जब भी किसी राजनीतिक संकट में फंसी, शिव कुमार ने उसे संभालने में अहम भूमिका निभाई, चाहे सरकार बचाने की हो चाहे संगठन को मजबूत करने की चुनौती। उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पर रहकर जिम्मेदारी निभाई। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान के साथ उनके संबंध भी बेहद मजबूत माने जाते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं रह गई। इसके पीछे कांग्रेस की बदलती राजनीति, राहुल गांधी की नई राजनीति और पार्टी के भविष्य का बड़ा संदेश भी छुपा है। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी को कांग्रेस के अंदर एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को पुराने डर्रे से निकालकर एक नया मॉडल की तरफ ले जा रहे हैं। कर्नाटक में लंबे समय से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच नेतृत्व को लेकर संतुलन बना हुआ था। 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद सत्ता और संगठन के बीच समझौते के तहत सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच माना जा रहा है कि कांग्रेस से हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी ने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों से अलग अलग बातचीत की है और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की है। पार्टी के भीतर इसे एक ऐसे फैसले के तौर पर देखा जा रहा है जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा संगठन और भविष्य की रणनीति को प्राथमिकता दी जाए। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस में फैसले लेने की शैली बदल रहे हैं। पहले कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर लंबे समय तक असमंजस और गुटबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन कर्नाटक में हाईकमान ने अपेक्षाकृत तेजी से स्थिति को संभालने की कोशिश की है। इसे कांग्रेस के भीतर निर्णायक नेतृत्व की वापसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। डीके शिव कुमार की बात करें तो उन्हें कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद संकट मोचक माना जाता है। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक कई राजनीतिक संकटों में उन्होंने पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई। विधायकों को एकजुट रखना हो, संगठन को मजबूत करना या चुनावी रणनीति तैयारी करना, शिव कुमार हमेशा पार्टी के फ्रंट लाइन लीडर रहे। मध्य पूर्व में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के टकराव के बीच अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब तक इस युद्ध को दूर बताने वाले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी कथित तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल था। दावा किया गया है कि यूएई ने ईरान में कई रणनीतिक ठिकानों, तेल रिफाइनरों और ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए। सबसे बड़ा खुलासा अमेरिका और प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यूएई ने न सिर्फ ईरान के खिलाफ दर्जनों हमले किए, बल्कि इन हमलों में उसे अमेरिका और इजराइल की खुफिया मदद भी मिली है। इतना ही नहीं, इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के लिए आयरन डोम बैटरियां और सैनिक तक भेजे थे। आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था?
जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के दौरान यूएई लगातार ये संदेश देता रहा है कि वह युद्ध का हिस्सा नहीं है और क्षेत्र में स्थिरता चाहता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने इस दावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने गुप्त रूप से ईरान के अंदर कई सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए। इसने फारस की खाड़ी में स्थित लावान द्वीप की तेल रिफाइनरी, केशम द्वीप, अबू मूसा द्वीप और बंदर अब्बास जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल बताए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हमले युद्ध के शुरुआती दिनों से लेकर युद्ध विराम के बाद तक जारी रहे। सबसे अहम सवाल यह है कि यूएई ऐसा क्यों कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने युद्ध के दौरान यूएई पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। कहा गया है कि यूएई को किसी भी अन्य खाड़ी देश की तुलना में सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। इसके बाद अबू धाबी ने जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया और कथित तौर पर ईरान की ऊर्जा संरचना को निशाना बनाया। लावान द्वीप की रिफाइनरी पर हुआ हमला इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा खुलासा इजराइल की भूमिका को भी लेकर किया गया है। दावा किया गया है कि इजराइल ने यूएई को सिर्फ खुफिया जानकारी ही नहीं दी, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य कर्मियों को भी तैनात किया है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी और अन्य अधिकारियों के हवाले से भी कहा गया है कि आयरन डोम ने यूएई की ओर से आने वाली ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की मदद की है। ये पहली बार माना जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम किसी खाड़ी देश की रक्षा के लिए इतने स्तर पर इस्तेमाल हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यूएई, अमेरिका और इजराइल के बीच समन्वय युद्ध के दौरान काफी गहरा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई हमलों के लिए खुफिया जानकारी अमेरिका और इजराइल ने उपलब्ध कराई। यही वजह है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो ईरान के ऊर्जा और समुद्री नेटवर्क के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि यूपी कभी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम से जाना जाता था। इन्वेस्टर यहाँ आने से डरते थे, लेकिन अब यूपी बदल चुका है। सीएम योगी ने यहाँ के बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह संभाला है वो अपने आप में मिसाल है। सीएम ने यूपी की छवि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में पेश की है। रक्षा मंत्री ने नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। वो सीएम योगी के साथ रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती के अंतर्गत अफसरों से युद्धपोत के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने में बड़ा झटका लगने वाला है। बढ़ती गर्मी के बीच जहां बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है, वहीं अब बिजली का बिल भी लोगों को चिंता बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने जून 2026 के बिजली बिलों में 10% ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अभिभार यानी कि एफपीपीएस लगाने का फैसला किया है। इसका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। बिजली उत्पादन और बाजार से बिजली खरीदने की लागत में लगातार बढ़ोतरी के चलते फैसला लिया गया है। कॉर्पोरेशन का कहना है कि बिजली की मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिसकी कीमत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा। इससे अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं पर एफपीपीएस लगाया जा रहा है। जी हाँ, एफपीपीएस यानी कि फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्जेस एक ऐसा शुल्क है जिसे बिजली कंपनियों उत्पादन और खरीद लागत के होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर उपभोक्ताओं से वसूली करती है। जून महीने के बिजली में 10% अतिरिक्त अभिभार जुड़ने से घरेलू व्यावसायिक और औद्योगिक की सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। अगर किसी भी उपभोक्ता का समान बिजली बिल 2000 रुपए आता है तो 10% एफपीपीएस जुड़ने के बाद उसे 200 रुपए अतिरिक्त देना पड़ सकता है। इसी तरह अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर भी इसका असर ज्यादा दिखाई देगा।